हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका दिव्यांश एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बहुत से लोगों के जो है वर्ग एक को लेकर मतलब बहुत सारे जो काउंसलिंग के लेकर क्वेश्चन थे। तो इन क्वेश्चनों का जवाब मैं आपको विभाग ने जो मतलब इसके जवाब दिए थे, उसी के आधार पर जो मैं आपको देने वाला हूँ। तो काउंसलिंग को लेकर आपके समस्त सवाल जो हैं, इनके जवाब आपको जो विभाग के द्वारा आदेश जारी किया गया था, उसी आदेश में जो है दिए गए हैं। उनके द्वारा फॉर एनी क्वेश्चन करके जो है एक पीडीएफ जारी किया गया था। उसमें समस्त जो है सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। जैसा कि आप इसमें देखेंगे, जो पीडीएफ जारी किया गया था, संभावित प्रश्न और इसके जो है उत्तर यहाँ पर बताए गए थे। तो यहाँ पर आप सबसे पहला जो सवाल देख रहे हैं, अतिथि शिक्षक प्रमाण पत्र कब तक का मान्य होगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यह दिया गया था आपका मतलब वर्ग 3 के लिए जो है सभी सवालों के जवाब दिए गए थे, लेकिन यही सेम टू सेम जो है आपके वर्ग 1 के लिए भी लागू होंगे, लेकिन यहाँ पर डेट बस चेंज जो है हो जाएंगी। तो 31 मार्च 2024 सॉरी 2023 तक है। तो यहाँ पर आपका 31 मार्च 2024 की बजाय लगभग आपका जो है काउंसलिंग क्योंकि लेट थोड़ी सी हो रही है, तो आपका हो सकता है कि अप्रैल का भी उसमें जो है काउंट कर लें, या फिर 31 मार्च 2024 तक का ही जो है काउंट इसमें किया जाएगा। अतिथि शिक्षक श्रेणी में चयन हेतु अनुभव क्या होना चाहिए। तो इसकी जो शर्तें दी गई हैं कि न्यूनतम 200 दिवस या फिर 3 शैक्षणिक सत्र जो है कार्य किया जाना चाहिए। स्कूल शिक्षा विभाग से जारी डिजिटल प्रमाण पत्र मान्य होगा। जनजाति कार्य विभाग के सहायक आयुक्त के हस्ताक्षर से जारी प्रमाण पत्र मान्य होंगे। विस्तृत विवरण निर्देशिका में ये आप देख सकते हैं। यदि अतिथि शिक्षक रहते हुए कोई उपाधि या पत्र उपाधि नियमित रूप से की जाती है, तो क्या अतिथि शिक्षक का अनुभव मान्य होगा। जिस सत्र में नियमित विद्यार्थी के रूप में उपाधि या पत्रोपलब्धि प्राप्त की जाती है, तो उस सत्र की अतिथि शिक्षक जो है अनुभव प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। अगर आप प्राइवेट भी करते हैं या रेगुलर भी करते हैं और आप मतलब अतिथि में भी पढ़ा रहे हैं, तो आपका उस सत्र का जो है अतिथि शिक्षक अनुभव मान्य नहीं होगा। इसमें जो है साफ कहा गया है। और भी कहा गया इसमें कि दोनों कार्य यानी कि अतिथि कार्य और शासकीय शाला एवं उपाधि पत्रोपाधि का कॉलेज मुख्यालय एक ही है, तभी उस सत्र का अतिथि अनुभव मान्य किया जा सकेगा, अन्यथा जो है मान्य नहीं होगा। यानी कि आपका मुख्यालय एक ही है दोनों चीज़ों का, यानी कि आप पत्रोपाधि कर रहे हो और अतिथि में कार्य कर रहे हो, उसका मुख्यालय एक ही है तो मान्य किया जा सकता है, अन्यथा यह मान्य नहीं होगा। अतिथि शिक्षक श्रेणी में चयन हुआ है किंतु प्रमाण पत्र नहीं है। निर्धारित आयु सीमा में होने पर गैर अतिथि में मेरिट क्रम में अभ्यर्थता मान्य की जाएगी। ऐसा नहीं कि आपका अतिथि अनुभव मान्य नहीं है, उसमें टिक किया है और चयन भी हुआ है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर आपके अंक अच्छे हैं तो आपको जो है अतिथि के मेरिट क्रम में जो है अभ्यर्थता मान्य नहीं होगी। लेकिन आपकी निर्धारित आयु सीमा और योग्यता अगर आप जनरल में या आपकी कैटेगरी में रखते हैं तो उसमें आपको मान्य कर लिया जाएगा। आगे और आप इसमें देखेंगे, शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता किस दिनांक तक की मान्य होगी। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, दस्तावेज अपलोड प्रारंभ की दिनांक को संबंधित अभ्यर्थी के पास शैक्षणिक योग्यता व्यावसायिक योग्यता की अंकसूची उपलब्ध होना अनिवार्य होगा। इस दिनांक के बाद जारी अंकसूची मान्य नहीं होगी। यानी कि जब भी आपके दस्तावेज अपलोड होंगे, वेरिफिकेशन होंगे, उसी दिनांक तक के जो है आपको डॉक्यूमेंट होने चाहिए। क्या अन्य राज्य का जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा। इसमें लिखा गया है कि जी नहीं, मध्य प्रदेश राज्य के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र डिजिटल नवीनतम ही मान्य होगा, अन्य राज्य का मान्य नहीं होगा। जाति प्रमाण पत्र किसके नाम से होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र पिता के नाम से ही मान्य होगा। विवाहित महिला के पिता के नाम से बना प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। तो यहाँ पर स्पष्ट जो है स्थिति मतलब दी गई है कि पति के नाम का जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। विवाहित महिला भी है तो उसके जो है पिता के नाम का ही जाति प्रमाण पत्र जो है मान्य होगा। पात्रता परीक्षा में EWS का चिन्हांकन नहीं किया था, क्या अब प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर मेरा चयन EWS में हो सकता है। तो इसमें कहा गया है कि जी नहीं, पात्रता परीक्षा में PEB ESV द्वारा परीक्षा परिणाम में अंकित कैटेगरी ही मान्य की जाएगी। तो आप इसमें देख रहे हैं कि जो उसमें कैटेगरी आपने रखी थी वही कैटेगरी जो है आपकी मान्य की जाएगी, जो उसमें आपने टिक की थी। अब EWS का प्रमाण पत्र मतलब प्रस्तुत करने से उसमें आपका जो है चयन नहीं होगा। PEB में पात्रता परीक्षा में EWS पर टिक किया है, मैं EWS में नहीं आती हूँ तो मैं क्या करूँ। अनारक्षित प्रवर्ग के लिए निर्धारित न्यूनतम अंक 90 या अधिक होने पर मेरिट क्रम में अनारक्षित प्रवर्ग में अभ्यर्थता मान्य की जाएगी। यदि 90 से कम अंक हैं तो अभ्यर्थता अमान्य की जाएगी। अगर आपने EWS में टिक कर भी दिया है लेकिन आप पात्र नहीं हैं, आपके पास प्रमाण पत्र नहीं है, अगर आपके 90 से अंक ऊपर हैं तो आपको जनरल में जो है ले लिया जाएगा, आपको अमान्य नहीं किया जाएगा।
आगे और आप इसमें देखेंगे, इसमें लिखा गया है, मैंने पीवी की पात्रता परीक्षा में त्रुटिवश एससी पर टिक किया था जबकि मैं एसटी में आता हूँ, क्या मुझे एसटी में नियुक्ति मिलेगी? तो इसमें लिखा गया है कि जी नहीं, पात्रता परीक्षा में पीवी द्वारा दिए गए प्रवर्ग को ही मान्य किया जाएगा। अनारक्षित प्रवर्ग के लिए निर्धारित न्यूनतम अंक 90 या अधिक होने पर मेरिट क्रम में अनारक्षित प्रवर्ग में अभ्यर्थता मान्य की जाएगी। यदि 90 से कम अंक है तो अभ्यर्थता अमान्य की जाएगी। यदि आपने एससी में टिक कर दिया है, आप एसटी के थे, तो इसमें सभी पर यह नियम लागू होता है, भले ही वह ईडब्ल्यूएस हो या एससी एसटी या ओबीसी कोई भी हो। अगर आपने गलती से किसी दूसरी आरक्षित श्रेणी में टिक कर दिया है तो आपकी अभ्यर्थता अमान्य तो नहीं की जाएगी। अगर 90 से आप ऊपर हैं तो आपको जनरल में लिया जाएगा। अगर 90 से कम अंक आते हैं, भले ही आप एसटी एससी ओबीसी कोई भी हों, आपकी अभ्यर्थता जो हम अमान्य कर दी जाएगी। अगर जनरल से सिलेक्शन होता है तो ले लिया जाएगा। आगे और आप इसमें देखेंगे, मैंने त्रुटिवश भूतपूर्व सैनिक पर टिक किया है, क्या मेरी अभ्यर्थता अमान्य होगी? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने पर सत्यापनकर्ता अधिकारी द्वारा सैनिक टू यूआर ऐसी स्थायी स्थिति परिवर्तन किया जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपकी जो है अभ्यर्थता अमान्य नहीं की जाएगी, उसमें जो है आपकी यथास्थिति परिवर्तन किया जा सकता है, आपको मतलब अमान्य नहीं किया जाएगा। आगे आप इसमें देख रहे हैं, दिव्यांगता का प्रकार त्रुटिवश गलत अंकित हुआ है, एमएच से एलडी किया जाना है। तो इसमें आप देख रहे हैं, पीवीएसबी द्वारा परीक्षा परिणाम में कैटेगरी ही दिव्यांगता मान्य होगी, कैटेगरी परिवर्तन नहीं किया जाएगा, यानी कि उसमें जो आपने कैटेगरी दी है वही आपकी मान्य होगी, इस आगे चेंज नहीं की जाएगी। आगे फिर और आप देख रहे हैं, मेरे पास दिव्यांगता प्रमाण पत्र अस्थायी है, क्या वह मान्य होगा? तो इसमें सीधा सीधा कहा गया है कि नहीं, ऐसे अभ्यर्थी जिनका चयन दिव्यांग श्रेणी में हुआ है उन्हें 40% अथवा अधिक स्थायी दिव्यांगता का सक्षम अधिकारी मेडिकल बोर्ड का नवीनतम वैलिड स्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा। सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण संचालनालय के परिपत्र क्रमांक जो दिया गया है, उल्लेखानुसार दिनांक 1/6/2021 तथा उसके पश्चात जारी दिव्यांग पत्र प्रमाण पत्र यूआईडी पोर्टल के माध्यम से जारी होने पर ही मान्य होगा। उक्त तिथि के बाद मैनुअल प्रक्रिया से जारी किया गया दिव्यांग प्रमाण पत्र जो है अमान्य होगा। कृपया अभ्यर्थी ध्यान रखें कि प्रमाण पत्र में 40% या अधिक स्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र होने पर ही दिव्यांग अभ्यर्थियों को देय आरक्षण एवं अन्य छूट का लाभ देय होगा। फिर इसमें आप देख रहे हैं कि एक सत्र में 2 उपाधि अर्जित करना मान्य है अथवा नहीं। तो इसमें किया गया कि 2 नियमित उपाधि होने पर अभ्यर्थता अमान्य होगी। अगर नियमित की हैं आपने रेगुलर दोनों एक साथ तो अमान्य होंगी। एक नियमित उपाधि, एक नियमित पत्रोपाधि की स्थिति में अभ्यर्थता अमान्य होगी, यानी कि नियमित एक आपने उपाधि की है एवं एक नियमित पत्रोपाधि की है, तो जो है दोनों अभ्यर्थता जो है मतलब यानी कि डिप्लोमा और एक जो है आपने नियमित वो किया है तो यह अमान्य होंगी। लेकिन अभी कुछ दिन पहले जो हाई कोर्ट ने दिया है कि डिप्लोमा और आपका जो है डिग्री अगर एक साथ आपने जो है की है तो आपकी ये मान्य होंगी, ऐसा कोर्ट ने कहा है। एक नियमित उपाधि एक प्राइवेट उपाधि होने पर अभ्यर्थता मान्य की जाएगी। एक नियमित उपाधि एक प्राइवेट पत्रोपाधि होने पर भी अभ्यर्थता मान्य की जाएगी। क्या बीएड की उपाधि वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी? जी नहीं, किसी भी व्यवसायिक योग्यता को प्राथमिकता नहीं। डीएलएड अथवा बीएड अनिवार्य अर्हता है। चयन हेतु पात्रता परीक्षा की मेरिट के आधार पर भर्ती नियमों के अनुसार शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता होने पर अभ्यर्थता मान होगी। तो यह वर्ग 3 के लिए जो इसमें कहा गया था। सूची कैटेगरी रैंक के आधार पर तैयार होती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सूची कैटेगरी रैंक के आधार पर तैयार नहीं होती। यहाँ पर आप देख रहे हैं जी नहीं, चयन कंसोलिडेटेड रैंक के आधार पर एवं प्रवर्ग के आधार पर किया जाता है एवं नियुक्ति आदेश में भी कंसोलिडेटेड रैंक ही प्रदर्शित की जाती है। इसमें कंसोलिडेटेड रैंक ही प्रदर्शित होती है, आपकी जो कैटेगरी की रैंक है वह जो है इसमें प्रदर्शित नहीं की जाती है। केंद्रीय सेवाओं हेतु जारी केंद्र द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। इसमें लिखा गया है मान्य नहीं होगा। केंद्रीय सेवा हेतु जारी जो मतलब आपका रहता है केंद्र सरकार वाला स्थायी जाति प्रमाण पत्र, वह यहाँ पर मान्य नहीं होगा, राज्य वाला ही जो है यहाँ पर मान्य होगा। महिला अभ्यर्थी के विवाह उपरांत उपनाम में परिवर्तन, उपनाम परिवर्तन का शपथ पत्र जो है इसमें लिया जाएगा। तो इस प्रकार से जो समस्त FAQ थे या विभाग के द्वारा स्वयं क्लियर किए गए थे। तो इनमें अगर कोई भी आपको मतलब आपका डाउट था तो मेरे हिसाब से इन 17 क्वेश्चनों में जो है क्लियर हो चुका होगा, जो कि बिल्कुल ऑथेंटिक और सही जो है इसके जवाब विभाग द्वारा दिए गए थे। इसी प्रकार से और अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।